स्पेशली हम सीएनजी में ये कैसी चलती है, सीएनजी में क्या कुछ सस्पेंशन सेटअप हमें मिलता है, कहीं पे भी आपको डीआरएल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको अंदर से बैठने में कोई भी क्लॉस्ट्रोफोबिक टाइप फील नहीं होगा। सुजुकी जो भी गाड़ी में रिक्वेस्ट सेंसर देती है तो मोस्टली दोनों साइड देती है। जब गड्ढों में से जाओगे तो आपको वहाँ पे राइड क्वालिटी अच्छी मिलेगी। अगर आपकी फ्यूल लीड है ओपन है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी बूट देखने को मिल जाती है। थर्ड रो की सीट है वो आप इतनी एडजस्ट भी कर सकते हो। अगर आप एक बार अनलॉक दबाओगे तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड का डोर अनलॉक होगा। सबसे बड़ी बात की आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हैंड रेस्ट भी देखने को मिलता है। और ये जो आप गाइडलाइंस देख रहे हो वो भी डायनामिक नहीं है और ये आई गेस कुछ काम की भी नहीं है। सीट बेल्ट है वो आपको डेफिनेटली हाइट एडजस्टेबल देखने को मिलता है। तो मेरे को यहाँ पे इतना सारा लेग रूम देखने को मिलता है। थाई सपोर्ट भी मेरे को अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर हम बीच वाली सीट पे 3 बंदे को बैठाने की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 बंदे हैं वो आ जाएंगे। तो ये अगर आप देखो तो मेरे को जरा सा भी झुकना नहीं पड़ता है। मैं आराम से इसके अंदर बैठ पा रहा हूँ और आराम से इसके अंदर से उठ पा रहा हूँ। हेडरूम के बारे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड रो में भी मेरे को सीट को रिक्लाइन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। मेरी हाइट के हिसाब से यहाँ पे मेरे को उतनी स्पेस देखने को नहीं मिलती है। पर अगेन मैंने आपको ऑलरेडी बताया थोड़ी बहुत आगे कर ली है तो मेरे को यहाँ पे थोड़े बहुत लेग रूम देखने को अभी मिल रहा है। विदाउट एक्सेलरेशन इस गाड़ी को उठाने की ट्राई करता हूँ तो बहुत ही प्यार से बहुत ही आराम से उठ जाती है। तो जो भी निकालना है आपको लो एंड और मिड रेंज में निकाल लीजिए। 80 to 100 के बीच में रखो और ऐसे ही चलाओ तो आपको ये मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के देने वाली है। थोड़े से आरपीएम ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि आप इजीली ओवरटेक कर सको। साइलेंट कैबिन की वजह से आपको फील गुड फैक्टर है वो अच्छा देखने को मिलेगा। जब भी टर्न लेगा और स्टीयरिंग को छोड़ दोगे तो वो अपने आप वापस से रिसेंटर हो जाएगा। बड़ी गाड़ी मींस सिर्फ स्पेस के मामले में आपको यहाँ पे बड़ी देखने को मिलती है। अर्गोनॉमिक्स के मामले में सुजुकी की जो एस्प्रेसो आती है जिसमें यहाँ पे बीच में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है उसमें भी आपको कोई भी परेशानी कभी भी देखने को नहीं मिली थी। तो सीएनजी के साथ आपको जो रियर के सस्पेंशन है वो थोड़े बहुत स्टीप महसूस होते हैं। इसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आप अगर 7 लोगों को बिठाने के बाद अगर आप इसको ड्राइव करते हो तो आपको ये कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा दे देंगी। आप इसको आराम से 100 या फिर 120 की स्पीड पर चला सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें तो वो है इसकी माइलेज की। इसकी अगर हम सेफ्टी रेटिंग के बारे में बात करें तो जब मारुति सुजुकी अर्टिगा डीजल में आया करती थी आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे आपकी गाड़ी है वो स्टॉप होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में जहां पे आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा के बारे में। ये अर्टिगा का ZXi ऑप्शनल वेरिएंट है जो कि स्पेसिफिकली सीएनजी के साथ अवेलेबल है और आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ क्वालिटी है इस गाड़ी में, क्या एक्सटीरियर में ऑफर में मिलता है, क्या इंटीरियर में देखने को मिलता है। उसके बाद हम ड्राइव करके भी बात करते हैं। स्पेशली हम सीएनजी में ये कैसी चलती है, सीएनजी में क्या कुछ सस्पेंशन सेटअप हमें मिलता है और क्या कुछ अवेलेबल है सीएनजी के साथ में फीचर्स, उन सभी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको पता लग जाएगा कि सीएनजी के साथ आपको अर्टिगा कंसीडर करनी चाहिए या फिर कोई और ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सटीरियर से, फिर इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, फिर ड्राइव के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी के बारे में थोड़ी खास चीज़ें बताना चाहता हूँ। मारुति सुजुकी अपने ट्रस्ट और रिलायबिलिटी के मामले में इंडिया में जानी जाती है और इसने ऑलवेज इंडियन कंज्यूमर के माइंडसेट को समझा है और उस हिसाब से मार्केट में बेहतरीन प्रोडक्ट्स लाए हैं। इनमें से एक प्रोडक्ट है अर्टिगा। अर्टिगा को इंडिया में 2012 में लॉन्च किया गया था और 2019 में जाकर इसको फैक्ट्री फिटेड सीएनजी के साथ लॉन्च किया गया। जब से अर्टिगा सीएनजी के साथ आने लगी है तब से लेके आज तक आपको इस गाड़ी के सभी सीएनजी वेरिएंट पर वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है और किसी भी सीएनजी वेरिएंट पर आपको कभी भी डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता। ये गाड़ी अपने आप ही इतनी बिक जाती है कि मारुति सुजुकी को इसके ऊपर कोई डिस्काउंट ऑफर करने की जरूरत नहीं रही। हर महीने लगभग अर्टिगा की 12,000 से लेकर 17,000 यूनिट बिक जाती है। सीएनजी के साथ अर्टिगा की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल के मुकाबले आधी हो जाती है और यही वजह है कि आप इस गाड़ी को अपने डेली यूज के लिए भी ले सकते हो और फैमिली के साथ वीकेंड ट्रिप भी कर सकते हो। साइज में बड़ी होने के बावजूद भी अर्टिगा सिटी में चलाने में बहुत ही आसान लगती है। हालांकि करंट जनरेशन अर्टिगा अभी पुरानी लगने लगी है क्योंकि लंबे समय से इसका कोई मेजर अपडेट नहीं आया। मारुति सुजुकी इसमें टाइमली छोटे छोटे अपडेट जरूर देती रही है पर फिर भी लेटेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड, मॉडर्न फीचर और फ्रेश डिजाइन लैंग्वेज की कमी कहीं ना कहीं इस गाड़ी की सेल्स को थोड़ी बहुत रोकती है। इन सभी चीजों के बावजूद अर्टिगा अपनी लो मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी और एक्सटेंसिव सर्विस नेटवर्क की वजह से मोस्ट ऑफ इंडियन फैमिलीज के लिए पॉपुलर चॉइस रही है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलता है हमें अर्टिगा ZXi सीएनजी के साथ में। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर के बारे में और देखते हैं कि फ्रंट लुक में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फ्रंट लुक में आपको यहाँ पे छोटी सी ग्रिल मिलती है जो कि पूरी क्रोम के साथ भरी पड़ी है और बीच में आपको सुजुकी का बड़ा सा लोगो मिलता है क्रोम के साथ। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी फ्रंट कैमरा जैसा या फिर फ्रंट पार्किंग सेंसर कुछ भी दिखने को नहीं मिलता। हालांकि ये ZXi ट्री में फिर भी अर्टिगा के साथ वो ऑफर नहीं किया जाता है। उसके बाद अगर हम हेडलैम्प सेटअप के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो
लो बीम देखने को मिलती है वो प्रोजेक्टर सेटअप के साथ है, हालांकि वो हेलोजन में ही है, एलईडी का कोई सीन नहीं है, मतलब आपको येलो लाइट ही देखने को मिलेगी, व्हाइट लाइट आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे हाई बीम देखो तो वो रिफ्लेक्टर के साथ आपको हेलोजन में मिलती है, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर भी नहीं दिया गया है आपको। और यहाँ पे आप जो इंडिकेटर देख रहे हो वो डेफिनेटली हेलोजन बल्ब के साथ ही आता है, यहाँ पे भी आपको कोई भी एलईडी का प्लेसमेंट नहीं दिया गया है। कहीं पे भी आपको डीआरएल भी देखने को नहीं मिलेगी अर्टिगा के साथ में। उसके बाद नीचे की ओर आए तो यहाँ पे आपको जो फॉग लैंप का प्लेसमेंट मिलता है वो डेफिनेटली अगेन फैक्ट्री फिटेड आता है फॉग लैंप। ये जो पार्ट देख रहे हो एसेसरीज का पार्ट है वो आपको कंपनी फिटेड देखने को नहीं मिलता है। फॉग लैंप की बात करें तो यहाँ पे हेलोजन सेटअप में रिफ्लेक्टर बेज में ही फॉग लैंप दिया गया है आपको, यहाँ पे भी कोई भी एलईडी नहीं देखने को मिलती है। ये फॉग लैंप है, नॉर्मल फॉग लैंप ही है, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ नहीं आता है, पर फॉग लैंप की वजह से आपको विजिबिलिटी है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। फिर अगर इसका साइड लुक में चले तो साइड लुक में आप सबसे पहले देखोगे कि गाड़ी बहुत ही लंबी है, तो गाड़ी लंबी होने की वजह से आपको जो पैसेंजर साइड या फिर ड्राइवर साइड का विंडो और उसके बाद यहाँ पे जो बीच मिडल रो वाला जो विंडो मिलता है वो डेफिनेटली बहुत ही बड़े मिलते हैं, तो आपको अंदर से बैठने में कोई भी क्लॉस्ट्रोफोबिक टाइप फील नहीं होगा, तो वो सबसे अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम ओआरवीएम के बारे में बात करें तो ओआरवीएम पे ही आपको टर्न इंडिकेटर का प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाता है। अगेन आप VXI ले लो, ZXI ट्रिम ले लो, सभी जगह के आपको ओआरवीएम पे ही टर्न इंडिकेटर मिलेगा, यहाँ पे फेंडर पे टर्न इंडिकेटर आए ऐसा कोई सीन नहीं है। उसके बाद ये अगर देखो तो कम्प्लीटली क्रोम की लाइन आपको देखने को मिलती है जो ऑल ओवर एंड तक जाती है, अगेन वो भी एक एसेसरीज का ही पार्ट है। फिर आप जो नीचे देख रहे हो डोर पैनल पे वो भी एक एसेसरीज का ही पार्ट है, डोर की सेफ्टी के लिए ये जरूरी है, अगर आपकी गाड़ी कहीं पे क्रैच होती है तो ये मोस्टली आपको जो क्रैचेस है उससे बचा लेंगे। उसके बाद पैसेंजर डोर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। सुजुकी जो भी गाड़ी में रिक्वेस्ट सेंसर देती है तो मोस्टली दोनों साइड देती है, वो सुजुकी की सबसे अच्छी बात है, वो कॉस्ट कटिंग वहाँ पे नहीं करती है। और अगर ये रिक्वेस्ट सेंसर से आप डोर ओपन करोगे तो स्पेसिफिक एक ही डोर ओपन होगा, चारों को चारों डोर है वो अनलॉक नहीं होने वाले हैं। उसके बाद अगर हम टायर के बारे में बात करें तो टायर में आपको ZXI ट्रिम में डेफिनेटली अलॉय व्हील मिलते हैं जो कि डायमंड कट अलॉय है, सुजुकी इसको डायमंड कट अलॉय व्हील बोलती है। उसके बाद टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 185, 65, R15 15 इंच का टायर है, प्रोफाइल भी अच्छा खासा है 65, मतलब कि आप जब गड्ढों में से जाओगे तो आपको वहाँ पे राइड क्वालिटी अच्छी मिलेगी। उसके साथ साथ इसकी जो चौड़ाई है वो भी अच्छी खासी है, 185 की है, तो डेफिनेटली ये राइड हैंडलिंग में आपको अच्छी खासी हेल्प कर देंगी। उसके बाद अगर रियर टायर के बारे में बात करें तो रियर टायर में भी सेम सेटअप आपको देखने को मिलता है, टायर साइज वगैरह सेम ही रहती है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आगे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, पीछे आपको कोई भी डिस्क नहीं ऑफर की जाती है। हालांकि कोई भी ट्रिम अर्टिगा के साथ चारों में डिस्क नहीं आती है, यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन ही मिलेगा। और अगर इसके फ्यूल लीड के बारे में बात करें तो आपको CNG और पेट्रोल दोनों का ऑप्शन यहाँ पे ही देखने को मिलता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पेट्रोल और CNG दोनों का ऑप्शन यहाँ पे से ही फील करने को मिलता है। और ये जो फ्यूल लीड है वो ECU के साथ कनेक्टेड है, अगर आपकी फ्यूल लीड है ओपन है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, मतलब वो इग्निशन ही नहीं लेगी, और अगर आप शुरू गाड़ी में अगर ये फ्यूल लीड को ओपन कर देते हो तो गाड़ी का इग्निशन है वो ऑटो कट ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम इसके रियर सेक्शन के बारे में बात करें तो रियर में आपको कुछ ऐसा सा लुक देखने को मिलता है। सबसे ऊपर बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी स्पॉइलर देखने को नहीं मिलता है, हालांकि यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प जरूर देखने को मिलता है, उसके साथ यहाँ पे वॉशर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आओ तो यहाँ पे आपको डिफॉगर भी मिलता है, और उसके नीचे आओ तो यहाँ पे आपको वाइपर का प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाता है। तो ZXI वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ें दी गई है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा स्पॉइलर नहीं मिलता है जो कि आप एसेसरीज के तौर पे लगा सकते हो। उसके नीचे आओ तो यहाँ पे आपको एक क्रोम गार्निश देखने को मिल जाती है, उसके नीचे अगेन सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है, नंबर प्लेट का प्लेसमेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको अर्टिगा का बेज भी देखने को मिल जाता है। और इस साइड के बारे में बात करें तो आपको कुछ ऐसी सी टेल लैंप आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, टेल लैम्प डेफिनेटली एलईडी के साथ आपको देखने को मिलती है, हालांकि ये कोई भी पोर्शन है वो लीड नहीं होता है। उसके बाद अगर हम इंडिकेटर के बारे में बात करें तो अगेन हेलोजन बल्ब के साथ दिया गया है, रिवर्स लाइट का प्लेसमेंट भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो टेल लैम्प है वो डेफिनेटली एक एलईडी का सेक्शन है, और कोई भी जगह पे आपको एलईडी देखने को नहीं मिलती है। उसके अगर नीचे आओ तो यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर दिए जाते हैं, तो वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप जब रिवर्स लेते हो तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो कैमरा देख रहे हो वो ZXI CNG के साथ में नहीं आता है, ये अगेन एक एसेसरीज का पार्ट है, मैं आपको अंदर जाके दिखा दूंगा कि वो कैसा दिखता है। ये जो आप क्रोम की जो गार्निश देख रहे हो वो भी अगेन एसेसरीज का पार्ट है, डेफिनेटली वो फैक्ट्री फिटेड ZXI ट्रिम के साथ ये देखने को आपको नहीं मिलेगा। मैं अगर आपको इसके यहाँ पे बूट स्पेस दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी बूट स्पेस मिल जाते हैं, इवन तो यहाँ पे CNG टैंक लगी हुई है। तो ये जो पैनल आप देख रहे हो ये CNG टैंक की है, यहाँ पे आपको CNG टैंक देखने को मिलती है। अगर आपको CNG टैंक देखनी है तो आप यहाँ से इसको निकाल के ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 61 लीटर की CNG टैंक देखने को मिल जाती है। उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी बूट देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली ये जो सीट है वो आई गेस 100% है वो अप साइड की तरफ है, और ये है वो मैक्सिमम रिक्लाइन करके रखी है। तो यहाँ पे जो थर्ड रो की सीट है वो आप इतनी एडजस्ट भी कर सकते हो, काफ़ी एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलता है। अगर आपको बूट कैरिंग कैपेसिटी और भी ज़्यादा करनी है तो डेफिनेटली यहाँ से आप
ये सीट को वन टच टम्बल कर सकते हो, तो आपकी जो लगेज कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ये दोनों सीट भी फोल्ड कर सकते हो। उसके साथ साथ बूट कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आपको वहाँ पे भी 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो वो दोनों सीट भी अगर आप पूरी के पूरी फोल्ड कर दो तो आपको यहाँ पे बहुत ही बड़ी बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। ड्राइवर साइड प्रोफाइल सेक्शन के बारे में बात करें तो अगेन सेम ही चीज़ यहाँ पे भी बरकरार की गई है। यहाँ पे भी आपको लॉक अनलॉक मैन्युअली करने के लिए ऑप्शन और उसके साथ साथ रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। चलिए अभी चलते हैं इसके इंटीरियर में और बात करते हैं कि क्या कुछ हमें देखने को मिल जाता है और कैसी हमें स्पेस देखने को मिलती है। इंटीरियर में जाने से पहले अगर हम इसके की के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सी जो नेक्सा में की मिलती है वैसी ही की मिलती है। सिर्फ लॉक और अनलॉक दो ही ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं और इससे लॉक और अनलॉक दो ही चीजें होती है। अगर आप एक बार अनलॉक दबाओगे तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड का डोर अनलॉक होगा, चारों के चारों डोर अनलॉक नहीं होने वाले हैं। आप दूसरी बार जब अनलॉक दबाओगे तभी चारों के चारों डोर है वो ओपन होने वाले हैं। ये की डेफिनेटली सुजुकी को अभी चेंज करने की जरूरत है क्योंकि बहुत ही बेसिक सी की यहाँ पे वो लोग ऑफर करते हैं। उसके बाद ड्राइवर साइड डोर ओपन करके अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सा इंटीरियर में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो वुडन फिनिश टाइप का आपको इंटीरियर देखने को मिलता है, बाकी सारी जगह पे हार्ड प्लास्टिक ही है, कहीं पे भी सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ना तो आपको कोई भी लेदर फिनिश टाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है क्योंकि डेफिनेटली गाड़ी की जो प्राइस है उस प्राइस के हिसाब से यह सब कुछ सही है। यहाँ पे आओ तो आपको यहाँ पे क्रोम हैंडल देखने को मिलता है डोर ओपन के लिए और यहाँ पे आपको लॉक और अनलॉक करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत कभी स्पेस या फिर आप कहो कि डोर क्लोज करने के लिए यहाँ पे पकड़ने के लिए होल्डर दिया गया है। नीचे आओ तो यहाँ पे 1 लीटर की बोतल आराम से ले जाएगी, यूटिलिटी स्पेस में कोई इश्यू नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे अगर पैनल के बारे में बात करें तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे से ओवरवीएम को एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल और फोल्ड अनफोल्ड के लिए भी ऑप्शन दिया जाता है, आप अंदर से ही कर सकते हो। हालांकि ऑटो फोल्ड ओवरवीएम का ऑप्शन कोई भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक के लिए प्लेसमेंट, ये अगर आपको पावर विंडो है वो लॉक करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। ड्राइवर साइड विंडो है वो डेफिनेटली आपको ऑटो डाउन के साथ मिलती है, बाकी सारी की सारी विंडो है वो आपको मैन्युअली पावर विंडो के साथ देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको ट्विटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा एस इवेंट का डिजाइन देखने को मिलता है। उसके नीचे आए तो यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे फ्यूल को अगर चेंज करना है सीएनजी में से पेट्रोल या फिर पेट्रोल में से सीएनजी तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए स्विच भी देखने को मिलती है और यहाँ पे हेडलाइट लेवर आपको दिया गया है। टिपिकल सुजुकी की जैसा ही आपको फ्यूल लीड का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है और अगर बूट ओपन करना है तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। आइए अंदर बैठ के बात करते हैं कि क्या कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि गुजरात में गर्मी अभी बहुत ही चल रही है। ओके, स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सा डी कट टाइप का स्टीयरिंग मिलता है। यहाँ पे लेदर वेब कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको अगर बाहर से लगवाना है तो एसेसरीज के तौर पे लगवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो सारे के सारे मीडिया कंट्रोल के ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कॉल उठाने काटने के लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। इस साइड आपको ZXi प्लस में क्रूज कंट्रोल वगैरह मिलता है, पर ZXi में वो कोई भी ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देखो तो आपको हेडलाइट का ऑप्शन मिल जाता है, कोई भी ऑटो हेडलैम्प वगैरह यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं आती है। और इस साइड आप देखो तो सभी के सभी आपको वाइपर के रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात करें अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में तो टिपिकल सुजुकी अभी भी यहाँ पे ही स्विचेस देता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एडजस्ट करने के लिए। कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलता है MID को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन मिलता है और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको पेट्रोल के लिए भी फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। इस साइड अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको टेकोमीटर दिया गया है। उसके नीचे आप जो ये फ्यूल गेज देख रहे हो CNG के लिए है, वहाँ पे लिखा भी हुआ है CNG ऐसा करके। और उसके बाद अगर हम MID के बारे में बात करें तो MID में सबसे पहले तो ये यहाँ पे CNG मोड दिखा रहा है कि कितना CNG बचा है, वो आपको ग्राफिकली देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप टाइम देखो तो टाइम में ऐसा है कि ये टाइम है वो 99, 59, 59 पे रुक गया है। अगर आपको पता है कि इसको कैसे रीसेट करें या फिर कैसे आगे बढ़ाए तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। मेरे को तो नहीं पता है कि इसको कैसे रीसेट करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे से MID को चेंज करोगे तो आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये ड्राइविंग टाइम दिखा रहा है, साथ साथ स्पीड कितनी है वो भी आपको दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको एनालॉग क्लॉक भी देखने को मिलती है। फिर ये मोशन सेंसर देखने को मिलता है, जब आप ब्रेक लगाओगे या फिर पिकअप लोगे तभी ये मोशन सेंसर आपको हिलता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद टॉर्क और पावर का मीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, कितना आप एक्सीलरेट कर रहे हो, कितनी ब्रेक लगा रहे हो वो भी आप यहाँ पे से देख सकते हो। अगेन ये टोटल CNG में कितना टाइम चली है उसका टाइमर यहाँ पे दिखाता है। ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जितनी चाहिए वो सभी इन्फॉर्मेशन है। आप ऐसा मिस नहीं करोगे कि ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दिखाता तो अच्छा रहता। उसके बाद ये जो नीचे का वाला पोर्शन देख रहे हो यहाँ पे आपको डेफिनेटली गियर चेंज इंडिकेटर देखने को मिलता है। ये आपको इंडिकेट करता रहेगा कि आपको गियर डाउन करने की जरूरत है या फिर गियर अप करने की जरूरत है। उसके बाद इस साइड में अगर आए तो इस साइड में अगेन यहाँ पे आपको एसिमेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो स्क्रीन देखने को मिलती है वो टिपिकल सुजुकी का जो स्मार्ट प्ले आता है वही स्टूडियो है। स्मार्ट प्ले प्रो का ऑप्शन आपको यहाँ पे ZXi में देखने को नहीं मिलता है। ZXi प्लस में डेफिनेटली वो अपग्रेड कर दिया गया है अभी।
नीचे की साइड आओ तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी का प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। सभी मोड यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कंट्रोल्स है वो बटन के हिसाब से दिया गया है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको ड्राइविंग पे से ध्यान हटाकर यहाँ पे आना नहीं पड़ता है। आपको पता ही रहेगा कि कहाँ से मैं फ़ैन को एडजस्ट कर सकता हूँ, कहाँ से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखो तो यहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट का स्विच भी देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आए तो यहाँ पे आपको कोई भी एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वो वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ में नहीं मिलता है, वायर कनेक्टिविटी के साथ में ही देखने को मिलता है। तो उसके लिए यहाँ पे ऑक्स का प्लेसमेंट और यूएसबी का ऑप्शन दिया गया है, ताकि आप एंड्रॉइड ऑटो को कनेक्ट करके चला सको। उसके बाद यहाँ पे देखो तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे बड़ी सी जगह आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे आप अपना फ़ोन है वो रख सकते हो। किसी भी साइज़ का फ़ोन है वो इधर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आओ तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर देखने को मिलता है। दोनों कप होल्डर कूलिंग के साथ आपको देखने को मिलता है, और उसकी जो कूलिंग मैकेनिज्म है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो वो सबसे अच्छी बात। यहाँ पे आपको ट्रायम्फ की बाइक देखने को मिलती है, जो कि बिना हैंडल के साथ में ही आती है। उसके बाद यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको गियर नॉब देखने को मिलता है, पियानो फिनिश के साथ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे लेदर आपको देखने को मिलता है, और 5 स्किड का गियर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है रिवर्स के साथ। नीचे की साइड आओ तो यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, और सबसे बड़ी बात की आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हैंड रेस्ट भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया ड्राइविंग करने पर आपको ये बहुत ही काम आने वाला है। मैं आपको एक बार इसका रिवर्स कैमरा दिखा देता हूँ, जो कि एसएसएस के दौर पे लगाया गया है। तो आप रिवर्स डालोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा सा कैमरा दिखने को मिलेगा। हालांकि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और ये जो आप गाइडलाइंस देख रहे हो वो भी डायनामिक नहीं है, और ये आई गेस कुछ काम की भी नहीं है, क्योंकि ऐसे ऊंची जाती हुई आपको देखने को मिलती है। तो रिवर्स कैमरा की क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ आपको पीछे कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं वो देखने के लिए काम आएगी, अदरवाइज कुछ काम की नहीं है। यहाँ पे ऊपर की साइड बात करें तो आपको यहाँ पे ओआरवीएम मिलता है, जो कि मैन्युअली है, आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑटो डिमिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको लाइट का प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ब्लूटूथ माइक भी देखने को मिलता है। अगर आप इंफोटेनमेंट से कॉल कर रहे हो तो वो डेफिनेटली आपके लिए काम की चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ टिकट होल्डर देखने को मिलता है, कोई भी मिरर का प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इस साइड आपको मिरर डेफिनेटली देखने को मिल जाता है, कोई भी लाइट का प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलता है। अगर उस साइड देखो तो वहाँ पे भी आपको एसी वेंट की सेम डिजाइन नजर आती है, और यहाँ पे वो कम्प्लीटली वुडन फिनिश कंटिन्यू करते हुए देखने को मिलती है। एसी वेंट के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको यहाँ से इसका फ्लो है वो कम या ज्यादा या फिर टोटली बंद करना है तो वो कर सकते हो। दोनों साइड आपको वो देखने को मिल जाता है, उस वेंट को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसके नीचे आए तो यहाँ पे आपको जो ग्लव बॉक्स मिलता है वो भी बड़ा सा ग्लव बॉक्स है, मतलब अच्छा खासा बड़ा है। आप अपना कहीं सारा सामान इसके अंदर रख सकते हो। कोई भी कूलिंग मैकेनिज्म आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर इस डोर के बारे में बात करें तो डोर में आपको डेफिनेटली अगेन क्रोम हैंडल देखने को मिलता है। लॉक अनलॉक के लिए वहाँ पे भी ऑप्शन देखने को मिलता है। ड्राइवर साइड विंडो को एडजस्ट करने के लिए भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत कभी स्पेस है, जो कि अगेन सेम एज अ ड्राइवर विंडो ही है। वहाँ पे भी आप 1 लीटर की बोतल आराम से रख सकते हो। उसके बाद भी थोड़ी बहुत जगह आपको देखने को मिलती है, और वहाँ पे आप जो देख रहे हो वो डेफिनेटली स्पीकर का प्लेसमेंट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऊपर की साइड बात करें तो यहाँ पे आपको हैंडल देखने को मिल जाता है, और ये जो ड्राइवर और को ड्राइवर का सीट बेल्ट है वो आपको डेफिनेटली हाइट एडजस्टेबल देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप उसके हाइट है वो एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद सीट के बारे में बात करें तो सीट भी अच्छी खासी है, मतलब कुशनिंग के साथ भी आती है, और काफ़ी चौड़ी भी है। तो मतलब हेल्दी बंदा है वो आराम से यहाँ पे बैठ पाएगा, और वो भी कंफर्टेबल बैठ पाएगा। यहाँ पे आप बॉल सपोर्ट की बात करो या फिर थाई सपोर्ट की बात करो तो आपको अच्छा खासा थाई सपोर्ट मिल जाता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि आपको कितनी स्पेस और कितना थाई सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसी के लिए सक्शन वेंट दिए जाते हैं आपको। डेफिनेटली यहाँ पे कोई अलग से एसी नहीं बना हुआ है, ये सिर्फ ऐसा ही कि यहाँ से जो एसी की हवा आएगी वो यहाँ से सक होगी, और सक्शन होके पीछे वाले जो पैसेंजर है उसको फ्लो होके जाएगी। तो पीछे वाले पैसेंजर को जो एसी की हवा मिलती है वो डेफिनेटली यहाँ से इनटेक होकर उस साइड निकल के जाती है। ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है। तो अभी पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या कुछ वहाँ पे जगह देखने को मिलती है। अंदर बैठने से पहले अगर हम बात करें इस डोर पैनल के बारे में तो यहाँ पे भी आपको डोर में 1 लीटर की बोतल देखने को मिलती है। आराम से 1 लीटर की बोतल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत कभी स्पेस देखने को मिलता है, वहाँ पे भी आप ठीक ठाक सामान अपना लोड कर सकते हो। उसके बाद डोर हैंडल या फिर बोलो तो आप यहाँ पे कॉइन्स वगैरह कुछ रखना चाहो तो रख सकते हो। उसके बाद पावर विंडो के लिए कंट्रोल, यहाँ पे भी अगेन क्रोम गार्निश के साथ आपको लॉक अनलॉक का प्लेसमेंट भी देखने को मिलता है। ये विंडो की साइज़ आप देखो, बहुत ही बड़ी विंडो है, मतलब कि आपको बहुत ही एयरी फीलिंग केबिन के अंदर आने वाली है। उसके बाद अगर हम सीट के बारे में बात करें तो सीट यहाँ पे रिक्लाइन भी होती है, और मैंने ड्राइवर सीट अपने हिसाब से एडजस्ट की है। तो देखते हैं कि यहाँ पे आपको कितना स्पेस मिलता है। मैंने आगे वाली सीट है वो मेरे हाइट के मुताबिक एडजस्ट की है। मेरी हाइट होगी अराउंड 5'2", 5'4", तो मेरे को यहाँ पे इतना सारा लेग रूम देखने को मिलता है। तो अगर हम थाई सपोर्ट के बारे में बात करें तो थाई सपोर्ट भी मेरे को अच्छा खासा देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी थाई से वो टच हो रही है, थोड़ा बहुत ही आपको जगह यहाँ पे देखने को मिलती है। तो थाई सपोर्ट के बारे में भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सेंट्रल कंसोल में आपको कोई भी एसी वेंट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको डेफिनेटली 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया जाता है, तो वो सबसे अच्छी बात है।
फिर यहाँ पे अगर आप अपना फ़ोन रखना चाहो तो छोटा फ़ोन है तो यहाँ पे फंसा सकते हो। सीट के साथ आपको सीट कवर में ये मैगज़ीन होल्डर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी आप अपना कुछ सामान रखना चाहो तो पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 अलग-अलग एसी वेंट देखने को मिलते हैं, जो कि मिडल रो वाले पैसेंजर अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लो कितना रखना है उसका कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको हैंडल देखने को मिलता है, उस साइड भी आपको हैंडल का प्लेसमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद सेम वो डोर पैनल में भी वही सीन है, वहाँ पे भी आपको 1 लीटर की बोतल साथ में थोड़ा बहुत स्पेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो सीट देखने को मिलती है वो 60-40 स्प्लिट देखने को मिलती है। अगर आपको लगेज कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो वो भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको ये हैंड रेस्ट भी देखने को मिलता है, तो आप काफ़ी कंफर्टेबल पीछे वाली सीट में अर्टिगा में बैठने वाले हो। अगर हम बीच वाली सीट पे 3 बंदे को बैठाने की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 बंदे हैं वो आ जाएंगे। हेल्दी बंदे हैं तो ठीक ठाक कंफर्टेबल के साथ बैठ पाएंगे। अगर थोड़े बहुत कम हेल्दी बंदे हैं तो डेफिनेटली 3 लोगों को बैठने में यहाँ पे कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये प्रॉपर 5 सीटर प्लस आपको 2 बच्चों के लिए 5+2 सीटर इसको बोल सकते हो। पर मैं ऐसा मानूंगा कि ये प्रॉपर 7 सीटर में ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप अगर मिडिल रो की सीट है वो प्रॉपर एडजस्ट करते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छी आपको स्पेस देखने को मिल जाएगी थर्ड रो में। यहाँ पे आपको अर्टिगा के साथ में 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, और ये ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आपको अर्टिगा में इंग्रेस और एग्रेस करने में बहुत ही आसानी रहने वाली है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कितने आसानी से यहाँ पे इंग्रेस एग्रेस कर सकते हो। तो ये अगर आप देखो तो मेरे को जरा सा भी झुकना नहीं पड़ता है, मैं आराम से इसके अंदर बैठ पा रहा हूँ और आराम से इसके अंदर से उठ पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो डोर है वो भी अच्छा खासा वाइड है, तो ओपनिंग भी अच्छी खासी है, उसकी वजह से मेरे को चढ़ने उतरने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। उसके बाद अगर हम थर्ड रो के एक्सेस करने के बारे में बात करें कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो ये बहुत ही सिंपल है। आप ये सेकंड रो के जो सीट देख रहे हो उसको भी अगर आपको रिक्लाइन करना है तो अच्छे खासे वे में रिक्लाइन हो जाती है। मतलब ये है वो पूरी स्ट्रेट है इस तरफ, और अगर आप इसको मैक्सिमम करो तो ये अभी यहाँ पे मैक्सिमम रिक्लाइन इतना मिलता है। अगर मेरे को सेकंड रो में जाना है और मेरे को देखना है कि कितना स्पेस मिलता है, तो ये जो मेरी फ्रंट सीट है वो मैंने ऑल द वे पीछे कर रखी है, तो मेरे को फिर भी यहाँ पे इतना सारा लेगरूम देखने को मिलता है। हेडरूम के बारे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे देखो तो इस सीट के इतने रिक्लाइन में से मेरे को इतना सारा हेडरूम देखने को मिलता है, तो स्पेस की इस गाड़ी में कोई भी कमी देखने को आपको नहीं मिलेंगी। उसके साथ अगर आपको थर्ड रो एक्सेस करनी है तो कैसे कर सकते हो, तो भी सुजुकी ने यहाँ पे बहुत ही ईजी सेटअप दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ पे आपको एक हैंडल देखने को मिलता है, उस हैंडल को पुल करना है तो ये सीट ऑल द वे ऐसे हो जाएगी। उसके बाद इसी हैंडल को पकड़ के आप अगर इसको पुश करोगे आगे तो यहाँ पे से आपको वॉक करने के लिए जगह मिल जाएगी, जहाँ से आप थर्ड रो में जा सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैं थर्ड रो में कैसे एक्सेस करता हूँ, उसके बाद मेरे को कितनी जगह थर्ड रो में देखने को मिलती है। तो बहुत ही सिंपल है, ये ऐसे में अंदर आ गया और ये बैठ गया। उसके बाद थर्ड रो में भी मेरे को सीट को रिक्लाइन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो ये शायद मेरी कंफर्टेबल पोजीशन आ गई है। और अगर मेरे को थर्ड रो में से नीचे उतरना है तो भी मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। तो ऐसे में बहुत ही इजीली यहाँ से नीचे भी उतर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे थर्ड रो में आकर बात करें तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको रीडिंग लैम्प देखने को मिल जाता है। वो सेकंड रो और थर्ड रो दोनों के लिए कॉमन ही देखने को मिलता है। थर्ड रो में आपको स्पेसिफिक कोई भी रीडिंग लैम्प देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना फ़ोन चार्जर वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हो। यहाँ पे आपको कप होल्डर भी देखने को मिल जाता है। वही सीन उस साइड भी है। माफ़ करना, यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। उसके बाद अगर मैं ये सीट को ऑल द वे पीछे कर लूँ तो ये सीट ऑल द वे पीछे आ गई है। यहाँ पे भी आपको एक प्लेसमेंट देखने को मिलता है, जहाँ से आप ये सीट है पीछे की ओर खींच सकते हो। तो मैं अकेला जब एडजस्ट कर रहा हूँ तो ये मेरे को बहुत ही हैंडी देखने को मिला कि मैं सीट को पीछे की ओर खींच सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसको रिक्लाइन प्रॉपर कर लूँ तो आप अगर देखो तो मेरी हाइट के हिसाब से यहाँ पे मेरे को उतनी स्पेस देखने को नहीं मिलती है। पर अगेन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो फ्रंट सीट है वो ऑल द वे पीछे की ओर है, तो मेरे को वहाँ पे अच्छा खासा लेग रूम फील भी मिल रहा था। तो अगर आप फ्रंट सीट है वो प्रॉपर वे में एडजस्ट करो तो फिर आप ये सेकंड रो वाली सीट को थोड़ा बहुत आगे की ओर भी रख सकते हो, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने सेकंड रो वाली सीट है वो थोड़ी बहुत आगे कर ली है, तो मेरे को यहाँ पे थोड़े बहुत लेग रूम देखने को अभी मिल रहा है। तो बीच वाला बंदा अगर ये सीट की एडजस्टमेंट के मुकाबले अगर सही बैठ पाता है तो फिर आपको थर्ड रूम में भी अच्छी खासी स्पेस देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम थाई सपोर्ट के बारे में बात करें तो उतना थाई सपोर्ट मेरे को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो सीटें है उसकी जो लंबाई है वो थोड़ी आपको कम देखने को मिलेगी, तो थाई सपोर्ट उतना बेहतर नहीं मिलेगा। पर फिर भी आपको अगर मीडियम साइज की जर्नी करनी है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, आपको उतनी थकान नहीं होगी। अदरवाइज यहाँ पे बच्चों को बिठाओ तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेफिनेटली बच्चे हैं वो कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ पाएंगे। ओके, तो अभी आ गए हमारे सुजुकी अर्टिगा की ड्राइविंग सीट पे, और ड्राइविंग सीट पर से बात करते हैं कि हमें क्या कुछ फील होता है। तो सबसे पहले जब भी मैं यहाँ पे इंजन स्टार्ट करता हूँ तो आपको कहीं पे भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलते हैं, ना तो स्टीयरिंग पर देखने को मिलते हैं, ना ही गियर नॉब पे या ना ही क्लच पेडल है, और कहीं पे भी आपको वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलते हैं।
उसके बाद मैं फर्स्ट गियर पर डाल के विदाउट एक्सेलरेशन इस गाड़ी को उठाने की ट्राई करता हूँ तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से उठ जाती है। कोई भी परेशानी वहाँ पे आपको ये नहीं देगी। सेम आप पेट्रोल के साथ में भी आप इस गाड़ी को डेफिनेटली विदाउट एक्सेलरेशन कभी भी उठा सकते हो। सीएनजी के साथ एक चीज है कि आप जैसे ही डीजल के साथ और पेट्रोल के साथ कभी कभार हम सेकंड गियर में भी उठा लेते हैं, तो वो चीज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप अगर आप पूरे का पूरा स्टॉप लेते हो तो आपको है वो गाड़ी फर्स्ट गियर में डाल के ही उठानी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम इसके इंजन के पावर फिगर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको सीएनजी के साथ 87 bhp का पावर और 121 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, जो कि पेट्रोल की कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन है। पेट्रोल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल में आपको यहाँ पे 102 bhp की पावर और 136 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, तो वहाँ पे उतना गैप है। तो आपको सीएनजी के साथ में कोई भी पावर लॉस जैसा फील नहीं होगा। अगर आप ऐसा मान रहे हो कि सीएनजी के साथ आपको लो पावर मिलने वाला है तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। सुजुकी ने ये जो सीएनजी इंजन है वो बहुत ही अच्छी तरह से ट्यून किया गया है। अगर आप व्हील स्पिन की बात करो तो व्हील स्पिन आपको सीएनजी के साथ में भी देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे वो बहुत ही अच्छी चीज है कि आपको सीएनजी के साथ में भी ये व्हील स्पिन मार देती है फर्स्ट और सेकंड गियर में। तो पावर लॉस जैसा कुछ महसूस नहीं होने वाला है। हालांकि जब आप पूरे लोड के साथ गाड़ी चलाते हो, मानो कि 7% के साथ गाड़ी चलाते हो, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली एज कम्पेयर टू पेट्रोल थोड़ी बहुत ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मेरे को पावर है वो थोड़ा बहुत कम महसूस होता है। उसके अलावा कोई भी इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा पावर के साथ में। अगर आप 1, 2 या फिर 4 बंदों के साथ गाड़ी चलाते हो तो जैसे ही पेट्रोल में चलती है वैसे ही यहाँ पे चलने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पावर डिलीवरी यहाँ पे हमें कैसे मिलती है, तो डेफिनेटली इसका जो लो एंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पावरफुल देखने को मिलता है। उसके बाद आप अगर मिड रेंज में जाओ तो वहाँ पे भी अच्छा खासा पावर है। अगर आप टॉप में जाते हो तो वहाँ पे आपको उतना खास पुल देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पे जाकर पावर डिलीवरी लिनियर हो जाती है। तो जो भी निकालना है आपको लो एंड और मिड रेंज में निकाल लीजिए, वहाँ पे सबसे अच्छी एफिशिएंसी दे देगा ये इंजन, और उसके साथ वहाँ पे आपको पावर भी अच्छा खासा दे देगा। मतलब आपको जो पुशअप चाहिए वो पुशअप आपको लो रेंज और मिड रेंज के साथ देखने को मिलता है। टॉप में इसे खींचना मत, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है तो खामखा आप अपनी फ्यूल एफिशिएंसी है वो ड्रॉप करने वाले हो। सुजुकी अपना इंजन ऐसे ही डिजाइन करता है ताकि लो रेंज में ही आपको ज्यादा पावर मिल जाए, आप हाई रेंज में चाहो ही नहीं। अगर आप इस गाड़ी को ना 90, 100 या फिर 80 to 100 के बीच में रखो और ऐसे ही चलाओ तो आपको ये मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के देने वाली है। अगर हम बात करें सीएनजी के साथ ओवरटेकिंग कैसा है, तो डेफिनेटली सीएनजी के साथ ओवरटेकिंग में आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। जस्ट की पेट्रोल की कंपैरिजन में आपको थोड़े से आरपीएम ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि आप इजीली ओवरटेक कर सको, क्योंकि वहां पे आपको डेफिनेटली सीएनजी की वजह से थोड़ा जो कम पावर मिलता है वो शायद आपको इश्यू कर सकता है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप हायर आरपीएम पे रखते हो तो आप इजीली किसी भी व्हीकल को ओवरटेक करना है तो वो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इंजन जो आपको मिलता है वो K15C सीरीज का ड्यूल जेट इंजेक्टर वाला इंजन मिलता है। ड्यूल जेट इंजेक्टर क्या है कि आपको पर सिलेंडर 2 इंजेक्टर देखने को मिलता है। अब इससे क्या होता है कि मारुति का ये जो सभी ड्यूल जेट सीरीज वाले इंजन है उसमें आपको बेटर कंबशन देखने को मिलेगा। मतलब कि पेट्रोल का जो कंबशन होता है वो अच्छी तरह से हो पाएगा, उसके हिसाब से आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो थोड़ी अच्छी मिलने वाली है और पावर भी आपको अच्छा खासा मिलेगा, पावर लॉस भी आपको महसूस नहीं होगा। तो जितने भी ड्यूल जेट वाले इंजन है सुजुकी के, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी यूज होती है और ये बढ़िया काम भी करती है और आपको इसकी वजह से आपको माइलेज है वो थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाती है। अगर हम इस गाड़ी को 0 to 100 चलाने की बात करें तो डेफिनेटली आपको सीएनजी के साथ अगर आप फुल एक्सीलरेटर के साथ इसको ट्राई करते हो तो ये अराउंड 15 सेकंड लेगी 0 to 100 करने में, और ये सेम चीज अगर आप पेट्रोल के साथ ट्राई करते हो तो वहाँ पे ये 30.3 सेकंड के अराउंड आपको 0 to 100 करके देगी। उसके बाद अगर हम एनवीएच के बारे में बात करें तो एनवीएच भी बहुत ही वेल सॉर्टेड है। आपको एनवीएच में भी कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलता है। जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तब भी एनवीएच वेल सॉर्टेड है, कहीं पे भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इस हाई रेंज पे रखते हो और वहाँ पे चलाते हो तो भी आपको एनवीएच ऑयल कंट्रोल देखने को मिलता है, वहाँ पे भी कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। डेफिनेटली ये 4 सिलेंडर इंजन है तो आपको उस टाइप के एनवीएच यहाँ पे देखने को मिलेगा। केबिन है वो बहुत ही साइलेंट आपको महसूस होने वाली है और वो साइलेंट केबिन की वजह से आपको फील गुड फैक्टर है वो अच्छा देखने को मिलेगा। हार्शनेस की बात करें तो जब आप बहुत ही हायर रेंज पे जाते हो तब आपको इंजन का नॉइस है वो थोड़ा बहुत अंदर सुनाई देगा, उसके अलावा कोई भी बात नहीं है। उसके बाद आपको जो विंड नॉइस है वो टायर का नॉइस है वो केबिन के अंदर आता रहेगा, वो भी उतना ज्यादा नहीं आता है पर ठीक ठाक एनवीएच आपको इसमें मिल जाते हैं। तो केबिन का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो आपको बढ़िया देखने को यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद बात करें इसके क्लच के बारे में, इसके गियर बॉक्स के बारे में, तो सबसे पहली चीज हम अगर क्लच के बारे में बात करें तो क्लच लाइट है। आपको जो डिस्टेंस ट्रैवल मिलता है वो भी अच्छा ठीक ठाक डिस्टेंस ट्रैवल देखने को मिलता है, उतना ज्यादा नहीं है। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हो तो भी क्लच लाइट होने की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इतना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जितनी देर चलाना चाहो उतनी देर चला सकते हो, आपका पाँव दर्द करने लगे ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। उसके बाद गियर बॉक्स, तो गियर बॉक्स आपको यहाँ पे 5 स्पीड का देखने को मिलता है। गियर बॉक्स काफी स्लिक शिफ्टिंग है, आपका गियर कभी भी कहीं पे भी अटकने वाला नहीं है। सुजुकी का जो 5 स्पीड गियर आता है पहले से, उसमें आपको एक ही परेशानी देखने को मिलती है, वो ये है कि कभी कभार रिवर्स डालने में अटक जाता है। हालांकि वो सुजुकी ने अभी वेल कंट्रोल कर लिया है, अभी उतना अटकता नहीं है रिवर्स डालने में भी।
पर कभी भी आपको ये इश्यू आए तो आप अगर क्लच एक दो बार छोड़ के वापस ट्राई करोगे तो लग जाएगा। उसके अलावा फिर भी कोई इश्यू दे रहा है तो आप ऐसी ट्राई कीजिए कि आप एक बार फॉरवर्ड गियर डालो, उसके बाद रिवर्स में जाओ, तो वो परेशानी वहां पे रिजोल्व हो जाएगी। तो गियर बॉक्स के बारे में भी उतना कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। सुजुकी ने ऑलमोस्ट वो इश्यू रिजोल्व कर दिया है, पर फिर भी कभी कभार आपका गियर रिवर्स में अगर अटके तो ये वर्क अराउंड आप ले सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें ऑटोमेटिक का, तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, स्पेसिफिकली सीएनजी के साथ। अदरवाइज आप अगर पेट्रोल के साथ जाते हो तो यहाँ पे आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 6 स्पीड में अभी टाटा ने ऑटोमेटिक लाया है, तो मैं मान सकता हूँ कि सुजुकी भी बहुत ही जल्द वो टेक्नोलॉजी अपने सुजुकी की गाड़ियों में भी लाकर रख देंगी। तो आपको इन फ्यूचर ऑटोमेटिक सीएनजी का ऑप्शन सुजुकी के साथ देखने को मिल सकता है, पर फिलहाल के लिए कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लच और गियर बॉक्स के बारे में आपको यहाँ पे मारुति का जो डीएनए होता है वो बरकरार देखने को मिलता है एज यूजुअल। तो आपको वो बहुत ही आरामदायक ड्राइविंग फील देगा। गियर बॉक्स और क्लच कभी भी अटकेगा ऐसा कोई सीन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में, स्टीयरिंग के बारे में। तो सबसे पहले स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो स्टीयरिंग आपको जो एक्सपेक्टेड सुजुकी और हुंडई की गाड़ी में देखने को मिलता है वैसा ही यहाँ पे भी महसूस होगा। फ्लैट में थोड़ी बहुत आपको जगह देखने को मिलती है, वहाँ पे स्टीयरिंग अनरेस्पॉन्सिव लगेगा। अदरवाइज आप जजमेंट 100% ले पाओगे, मतलब कितना मोड़ने पे कहाँ पे गाड़ी जाएगी। आपको अगर सडन कोई लेन चेंज करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, तो वहाँ पे भी कोई भी इश्यू नहीं है स्टीयरिंग के बारे में। सिर्फ उतना ही है कि उतना एक्यूरेट नहीं है जैसे कि हमने VW की कारों के साथ देखा है, तो वैसा स्टीयरिंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। पर आप डेफिनेटली 100% अंदाजा लगा सकते हो कि कितना स्टीयरिंग मोड़ने पर मेरी गाड़ी कहाँ पे जाएगी। मैं आपको एक चीज दिखाना भूल गया था कि इसका जो स्टीयरिंग है वो वापस सेंटर में आ जाता है, मतलब सेंटरेबल है। तो आप जब भी टर्न लेंगे और स्टीयरिंग को छोड़ दोगे तो वो अपने आप वापस है रीसेंटर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी विजिबिलिटी के बारे में। तो विजिबिलिटी में सुजुकी की गाड़ियां ऑलवेज वेल सॉर्टेड रही है। आप अगर ए पिलर के बारे में बात करो या फिर आप अगर इस फ्रंट ग्लास के बारे में बात करो, अगर आप IRVM के बारे में बात करो तो कहीं पे भी विजिबिलिटी में आपको कोई भी इश्यू नहीं आने वाला है। अगर आप ORVM के बारे में बात करो तो ORVM भी काफी बड़े आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आप प्रॉपर अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी गाड़ी कहाँ पे चल रही है। उसके साथ साथ ये बड़ी गाड़ी है, ऐसे बड़ी गाड़ी मान के आप ऐसे मत सोचना कि गाड़ी में चलाने में आपको अलग तरह की फीलिंग महसूस होगी। अब जैसे ही छोटी गाड़ी चला रहे हो, जैसे कि आप या डिजायर चलाते हो, तो आपको जैसा महसूस होता है वैसा ही यहाँ पे महसूस होने वाला है। बड़ी गाड़ी मीन्स सिर्फ स्पेस के मामले में आपको यहाँ पे बड़ी देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये चलाने में बिल्कुल नॉर्मल ही है, जैसे ही आप अदर गाड़ी या SUV या फिर हैचबैक या फिर सेडान चलाते हो ऐसे ही आपको यहाँ पे चलाने में महसूस होगी। उसके बाद अगर हम ड्राइविंग पोजीशन के बारे में बात करें तो ड्राइविंग पोजीशन भी बिल्कुल सही है। आप इस पर्टिकुलर ZX वेरिएंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको सीट में हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, और अगर वो नहीं मिलता हो तब भी आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि एज ऑलवेज आपकी जो पोजीशन है वो प्रॉपर फाइंड करने में कामयाब रहोगे इसके साथ। और आपको ड्राइविंग सीट पर बैठने से प्रॉपर कमांडिंग पोजीशन भी मिलेगी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो उस साइड का पोर्शन है वो कहाँ जाकर खत्म होता है, और आप जो बैठते हो तो वो भी बहुत ही अच्छी खासी हाइट पे बैठते हो, तो आपको जो ओवरऑल जो व्यू मिलता है वो कमांडिंग व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें आपको चलाते टाइम बोनेट नहीं दिखेगा, पर फिर भी आप प्रॉपर अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी गाड़ी कब कहाँ पे जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अर्गोनॉमिक्स के बारे में, तो अर्गोनॉमिक्स में ऐसा है कि सुजुकी की गाड़ियां पहले से वेल सॉर्टेड अर्गोनॉमिक्स के साथ ही आती है। तो आप अगर बात करो कि आपको अगर MID देखना है, आपको अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम देखना है, या फिर आपको कोई भी कंट्रोल करना है किसी भी चीज को, ये वाइपर और इंडिकेटर के आप अगर स्टॉक को देखो तो सभी चीजें एकदम रीच में होती है। आपको कहीं पे भी ऐसा ज्यादा दूर जाकर आपको वो कंट्रोल करना पड़े ऐसा नहीं होता है। आप ये टच स्क्रीन है तो टच स्क्रीन को भी प्रॉपर्ली वेल कंटेंट कर सकते हो, मतलब ड्राइविंग करते करते इसको कंट्रोल करना सही नहीं होता है, पर फिर भी आपको अगर कुछ म्यूट करना है, सेटिंग चेंज करना है, म्यूजिक चेंज करना है, तो वो आप डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान उधर लगा के वो आराम से कर सकते हो। अर्गोनॉमिक्स के मामले में सुजुकी की जो एस्प्रेसो आती है जिसमें यहाँ पे बीच में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, उसमें भी आपको कोई भी परेशानी कभी भी देखने को नहीं मिली थी। तो इस गाड़ी के साथ भी अर्गोनॉमिक्स तो बहुत ही वेल सॉर्टेड है, आपको कहीं पे भी किसी भी टाइप की परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। फिर बात करते हैं कि क्या कुछ इसमें आपको स्टेबिलिटी मिलती है और क्या सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलता है। तो सस्पेंशन के मामले में ऐसी कुछ चीज है कि अगर आप CNG के साथ इस गाड़ी को ऑप्ट करते हो तो CNG के साथ आपको जो रियर के सस्पेंशन है वो थोड़े बहुत स्टीप महसूस होते हैं। स्टीप इसलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ पे पीछे CNG टैंक आती है, उसके साथ साथ CNG का भी 7-8 किलो का लोड होता है, तो वो लोड कैरी करने के लिए उसका जो सस्पेंशन पीछे वाला है उसमें थोड़ी बहुत ट्यूनिंग आपको CNG के साथ देखने को मिलती है। हालांकि सेम अगर आप अर्टिगा पेट्रोल में लोगे तो पीछे वाला सस्पेंशन है वो थोड़े अलग से ट्यून किए गए हैं, पर कंफर्ट के बारे में बात करें, स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो सेम है पेट्रोल और CNG दोनों के साथ। जो पीछे वाला सस्पेंशन स्टीफ देखने को मिलता है आपको CNG के साथ, तो उसमें अच्छी बात यह है कि उसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप इस गाड़ी के साथ हाई स्पीड करते हो और कॉर्नर करते हो तो कॉर्नर में आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस देगी। हालांकि 185 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप इसके साथ हार्श कॉर्नरिंग करें। जब आप हाई स्पीड पे कॉर्नर कर रहे हो तो डेफिनेटली गाड़ी को थोड़ी स्पीड कम रखें ताकि आपको वहां पे कॉन्फिडेंस थोड़ा और ज्यादा बूस्ट हो। आप अगर 7 लोगों को बिठाने के बाद अगर आप इसको ड्राइव करते हो तो आपको ये कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा दे देंगी, पर मैं ऐसा नहीं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसके साथ बहुत ही
फास्ट कॉर्नरिंग करे या फिर हाई स्पीड में भी इस गाड़ी को स्लो ना करे, डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बॉडी रोल देखने को मिलता है, और वही बॉडी रोल आपको जब आप इसको हाई स्पीड पे चला रहे हो तब डेफिनेटली इम्पैक्ट करने वाला है। अब इसको आराम से 100 या फिर 120 की स्पीड पर चला सकते हो, जो कि यूजुअली हमारे नेशनल हाईवे पर मैक्सिमम लिमिट होती है, पर जब आप कॉर्नरिंग करते हो, शार्प टर्न हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही स्लो डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि सडन जैसा कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और जैसे भी यूजुअली अगर हम ड्राइव करते हो तो गाड़ी को धीरे ही चलाना चाहिए, उतनी स्पीड पे नहीं रखना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें तो वो है इसकी माइलेज। तो माइलेज में बात करें तो ये गाड़ी आपको सीएनजी के साथ सिटी में अगर हम बात करें तो 20 से लेकर 22 किलोमीटर पर केजी की माइलेज है वो आपको दे देंगी, और अगर आप हाईवे पर सीएनजी के साथ बात करें तो आपको 28 से लेकर 32 तक भी जा सकती है। अगर आप अच्छी तरीके से चलाते हो, 80-90 की स्पीड मेंटेन करते हो, तो यहाँ पे आप वो माइलेज अचीव कर पाओगे। अगर हम ये सेम चीज पेट्रोल के साथ बात करें तो पेट्रोल के साथ आपको ये गाड़ी 12 to 13 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल के देगी, और हाईवे पर अगर आप अच्छी तरह से चलाते हो तो 16 और 18, 20 तक भी खींच सकते हो, अगर आप माइलेज निकालने वाले बंदे हो और बहुत ही ध्यान से चलाते हो तो। उसके बाद अगर हम इसके रनिंग कॉस्ट के बारे में बात करें तो सीएनजी के साथ अगर आप जाते हो तो इसकी रनिंग कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है पेट्रोल की कंपैरिजन में, तो वहाँ पे आपको फ्यूल सेविंग कॉस्ट डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। यू टर्न लेने में कोई भी परेशानी नहीं है, आप इजीली इतना भी शॉर्ट डिस्टेंस वाला यू टर्न हो तो वो भी आराम से इस गाड़ी के साथ ले सकते हो। अगर हम रेंज के बारे में बात करें कि सीएनजी में फुल टैंक के साथ कितनी चल सकती है, सीएनजी के फुल टैंक में आप इस गाड़ी को अराउंड 200 से लेकर 215 तक चला सकते हो, अगर आप अच्छी तरह से चलाते हो तो। अगर आप बहुत ही बुरी तरह से और आप अगर हायर आरपीएम पे ही रहना पसंद करते हो और ऐसे गाड़ी को चलाते हो तो फिर आपको ये 150 से लेकर 170 तक की रेंज भी दे सकती है, तो सीएनजी फुल टैंक में उतनी चलेगी। सीएनजी टैंक की कैपेसिटी सुजुकी ने क्लेम की है कि यहाँ पे वो 61 लीटर की देते हैं। हालांकि जब आप सीएनजी भरवाने जाते हो, एक्चुअल में अगर आप किलोग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे आपको सीएनजी वो 7 से 7.5 किलो तक आएगा। अगर आप अच्छा खासा प्रेशर है वहाँ पे भरवाते हो तो, कम प्रेशर है तो डेफिनेटली कम सीएनजी आएगा, 5 से 6 किलो तक जाएगा। पर जब नॉर्मल प्रेशर रहता है जैसे कि 200 या फिर 200 के अगल बगल होता है तो आपको यहाँ पे इजीली 7 से 7.5 किलो सीएनजी हो इसके साथ कैरी कर सकते हो, तो वहां पे जाकर आपको उतनी रेंज दे पाएगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें तो वो है सेफ्टी। तो इसकी अगर हम सेफ्टी रेटिंग के बारे में बात करें तो जब मारुति सुजुकी अर्टिगा डीजल में आया करती थी तब उसके साथ क्रैश टेस्ट हुआ था ग्लोबल एनकैप में, तब इसने 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की थी। अगर आप इस टाइम के बारे में बात करें तो अभी नॉर्म्स के चलते हुए आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिलती है। हालांकि ये ZX वेरिएंट में अभी 6 एयरबैग तो आपको देखने को नहीं मिलती है, पर अभी 6 एयरबैग अगर स्टैंडर्ड हो जाए उसके बाद अगर इसका क्रैश टेस्ट वापस से किया जाए तो हो सकता है कि अगेन ये 3 स्टार या फिर 6 एयरबैग की वजह से 4 स्टार तक जाकर आए, क्योंकि इसमें ABS EBD जैसी कई सारे चीजें अभी स्टैंडर्ड मिलने लगी है। तो सेफ्टी रेटिंग के बारे में उतना खास कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते हो, पर फिर भी अभी के लिए हम ये मान के चल सकते हैं कि 3 या 4 स्टार के अराउंड ये सेफ्टी लेकर आएगी। उसके बाद अगर हम इसके ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो ब्रेकिंग में आपको जो बाइट में देखने को मिलती है वो नॉर्मल मिलती है, जैसे आपने सुजुकी और होंडा की सभी गाड़ियों चलाई है वैसे ही बाइट आपको देखने को मिलेंगी। महिंद्रा जैसा सीन नहीं है कि महिंद्रा के केस में क्या होता है कि वहाँ पे ब्रेकिंग बाइट है वो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को आपको मिलती है, तो यहाँ पे वो सीन नहीं है, आपको नॉर्मल तरह की बाइट देखने को मिलती है। आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे आपकी गाड़ी है वो स्टॉप होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं रहेगा कि इतनी ब्रेक अप्लाई करने में मेरी गाड़ी है वो कितना दूर जाकर रुकेगी। तो ब्रेकिंग भी एज एक्सपेक्टेड आपको देखने को मिलती है। तो बस यही कुछ थी मारुति सुजुकी अर्टिगा के बारे में मेरी ड्राइविंग इंप्रेशंस। चलिए अभी बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में और देखते हैं कि क्या इस गाड़ी को आपको कंसीडर करनी चाहिए, क्या आपके पास और कोई ऑप्शन है कि नहीं है। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा के कंक्लूजन के बारे में। क्या आपको सीएनजी में अर्टिगा कंसीडर करनी चाहिए? क्या आपको अभी इस डेट पे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तभी के लिए आपको कोई भी अदर 7 सीटर का ऑप्शन मिलता है कि नहीं? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक्सटीरियर में क्या कुछ देखने को मिलता है, इंटीरियर में आपको क्या कुछ मिलता है, कितनी स्पेस है, इंजन कैसा है, ट्यूनिंग कैसा किया गया है, गियर बॉक्स के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया। उन सभी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद मेरे को ये लगता है कि आज की डेट में अगर आपको 7 सीटर में जाना है और वो भी आपको ठीक ठाक बजट के साथ जाना है तो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी में ये एक ही ऑप्शन है। हालांकि आपको और भी 2 गाड़ियाँ देखने को मिलती है, XL6 कह लो तो वो अर्टिगा की बहन है, उसमें आपको 6 सीटर का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि इसमें जो मिडिल रो आती है उसमें कैप्टन सीट आती है, तो जो आपको फ्रंट की 2 सीट देखने को मिलती है वैसे ही 2 सीट आपको पीछे भी देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप टोयोटा में जाते हो तो टोयोटा में आपको रूमियन करके देखने को मिलेगी, वो भी अगेन अर्टिगा ही है। सिर्फ और सिर्फ मारुति सुजुकी के अर्टिगा को टोयोटा वाले हैं वो रीबेज करके उसका नाम चेंज करके रूमियन कर दिया है। वहाँ पे भी आपको फैक्ट्री फिटेड सीएनजी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो भी अगेन अर्टिगा ही है, सेम स्पेस, सेम सस्पेंशन सेटअप, सेम इंजन के साथ वो भी गाड़ी आती है। तो अगर आपको थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे देने हैं, आपको अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर अर्टिगा ZXi ऑप्शनल जितने में आता है उससे आप थोड़े ज़्यादा पैसा देखकर
सेम मॉडल रूमियन के साथ में भी जा सकते हो। आप अगर सुजुकी की कोई भी रीब्रांडेड टोयोटा में जाकर लोगे तो टोयोटा की गाड़ी आपको थोड़ी बहुत महंगी पड़ेगी। उसके साथ आपको एक पॉजिटिव पॉइंट वहाँ पे वो मिल जाएगा कि उसकी टोयोटा की ब्रांड वैल्यू है वो थोड़ी सुजुकी से ज्यादा देखने को मिलेगी। आप टोयोटा के सर्विस सेंटर पे जाओगे तो सुजुकी की जितनी आपको भीड़ भी देखने को नहीं मिलेगी, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है, पर आपको अगेन पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अर्टिगा CNG ZXi। तो आपको डेफिनेटली टोयोटा में सेम चीज मिल जाएगी, थोड़े बहुत अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप जा सकते हो। उसके अलावा कई सारी 7 सीटर गाड़ियां आती है जिसमें अच्छे खासे फीचर भी आता है, जैसे कि किया की करन हो गई, हुंडई में भी अल्काजार करके आती है, वो अगेन 7 सीटर है पर उसमें कोई भी आपको फैक्ट्री फिटेड CNG देखने को नहीं मिलती है। तो आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको रनिंग कॉस्ट बहुत ही कम आए, आपको अगर डेली कंप्यूट करना है या फिर आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो फिर आपके पास फैक्ट्री फिटेड CNG में एक ही ऑप्शन है। आज की डेट पे तो ये एक ही गाड़ी अवेलेबल है। अगर आपको 6 सीटर में चाहिए तो अगेन आप एक्सेल 6 के साथ जा सकते हो। वहाँ पे आपको थोड़े बहुत फीचर ज़्यादा मिल जाएगा और उसकी डिज़ाइन है वहाँ पे आपको LED हेडलैम्प, टेल लैम्प सेटअप वो सब कुछ मिल जाता है। तो बस इतना ही था अर्टिगा ZXi CNG के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव और भी वीडियोस लाता रहूँ। तब तक के लिए सेफ ड्राइव करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।